चलिए मर्द अप्रैल मंथ का, ये हम आईआर का जो हमारा जो पोर्शन है उसका शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज कुछ पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, आप लोग उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सार्क वीजा में छूट की बात कही गई है ना। ये अप्रैल मंथ में, भाई सार्क क्या है? जो नेबर कंट्री है इंडिया का, ये नेबर कंट्री 8 राज्य जो देश हैं, ठीक है, कंट्री। तो हाल ही में पाकिस्तान के नागरिकों को अब सार्क वीजा में जो छूट की योजना थी उससे अब अनुमति, उस छूट से उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, हटा दिया गया कि भैया अब आपको सार्क में एक मतलब एक मुआहदा था, एक एक ट्रीटी हुई थी सभी सार्क मेंबर के साथ कि भाई कोई भी 8 कंट्री जो है, जो इंडिया के जो नेबर कंट्री है, इनमें से इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये सभी भारत में क्या किया था, सभी मेंबर को सार्क वीजा से भारत आने की थोड़ी सी छूट मिली हुई थी। सार्क वीजा प्रायोरिटी लिस्ट पे नाम रहेगा, लेकिन अब ये छूट वापस ले ली गई है। मिसबा जी गुड इवनिंग, क्लियर। चलिए, तो ये अब सार्क की बात करें तो ये वीजा से छूट मिला है वो खत्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन क्या था? सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लाइमलाइट में था, सो यूपीएससी का फोकस होगा इसी पर। हालांकि इस बार भी 26 में मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन इससे बनना चाहिए, फिर भी अब आया है न्यूज पे तो हम इसको देख लेते हैं। ये जो सार्क कंट्री है, नेबरिंग कंट्री जो है, उसमें इस योजना को लॉन्च किया गया था 92 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई सदस्य जो देश हैं, जो भी सार्क के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, और इससे हमारा क्षेत्रीय सहयोग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, उसमें मजबूती आएगी। लेकिन ऐसा खैर हुआ नहीं, और अभी इसी वजह से भारत ने, आपको मैंने पहली बार कई बार बता चुका हूं मल्टीपल टाइम्स कि इसलिए भारत जो है सार्क पर अब फोकस नहीं कर रहा है। सार्क की जगह वो बिम्स्टेक पे फोकस कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान, क्योंकि उसको आइसोलेट करना जरूरी है ना। चलिए, तो वर्तमान में यह योजना जो है गणमान्य व्यक्तियों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और अन्य श्रेणियों के 24 व्यक्ति, जो 24 जो उसके कैटेगरीज हैं, उन सबको ये कवर कर लेती है। यानी कि बांग्लादेश हो गया, हालांकि बांग्लादेश से भी अभी लोग आ सकते हैं, अभी ये वहां पे नहीं हुआ है मेंबर को वीजा से जो एग्जाम्पशन मिलना चाहिए, वो बांग्लादेश से नहीं बट पाकिस्तान से किया गया था। तो इसीलिए थोड़ा सा सार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मेरे हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट लाइमलाइट में था इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन, हाँ, ब्रिक्स की बात करें और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी 2025 में। तो एक घोषणा हुई श्रम के बारे में, श्रम और रोजगार। जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें उनके जो सदस्य देश हैं, उन सबके, सभी देशों के जो, जिसमें ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ था, ये बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में। कॉन्टैक्ट जैसे आप सेम समझिएगा, तो सभी जो जितने भी कंट्री हैं उन सबके जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। वही टिकाऊ शासन है, समावेशी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग करने के नाम पे ये बैठक हुई थी। ठीक है, फोकस क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कार्य का भविष्य क्या रहेगा, ये आपका टॉपिक मेंस में आने वाला ही है और आता रहेगा भी, है ना। और उस पर क्लाइमेट एक्शन जो है ये भी देख लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन मेंस में हर साल आने वाला है, ईच एंड एवरी ईयर, आप छोड़ के चल नहीं सकते। 2 क्वेश्चन मैंने रिवील कर दिया। ठीक है, ओपन सीक्रेट है, रिवील क्या किया, ओपन सीक्रेट है, सबको पता ही है। तो जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हुआ है, और एक न्याय संगत जो ट्रांजिशन है
कि हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं एक फेज से दूसरे फेज में, इसके बारे में थी बात। ठीक है, चलिए, किसके समर्थन से ये हो रहा है? तो ये आईएलओ ने कहा है, आईएलओ ने श्रम अधिकार को आगे बढ़ाने की घोषणा का समर्थन किया कि आईएलओ ने जो घोषणा की है श्रम अधिकारों को लेकर, ब्रिक्स ने भी उस पर मुहर लगाई है। कुल मिला के ये बात है। कमिटमेंट क्या है ब्रिक्स का? कि भाई समावेशी जो एआई नीतियों को बढ़ावा देना, जो इनोवेशन को कार्यकर्ता संरक्षण के साथ बैलेंस करती है। जैसे कि अब इस कमिटमेंट का इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को आप मेंस में, ब्रिक्स का कोई भी टॉपिक आए तो कमिटमेंट में एक दो लाइन लिख सकते हैं। इसका यूज मेंस में किया जा सकता है, बट यहीं तक, यहां तक इसको भी लिख लीजिए। ये ब्रिक्स में ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, 2 से 3 लाइन, ओनली फॉर सेंटेंस की बात कर रहा हूं, है ना। सामाजिक जो संवाद है उसके माध्यम से निष्पक्ष जलवायु संक्रमणों को बढ़ावा देना। तीसरा है शासन, जो श्रम शासन है, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों में, ग्रीन जो जॉब्स है में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। मेजर है, आप इसको देख सकते हैं। तो श्रमिकों के लिए क्या फायदा होने वाला है अभी, ये बात तो उनको, उनके भी कुछ बेनिफिशियरी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होगी। तो सब समाज के लिए कार्य करना, सब कार्य के लिए एआई का यूज गलत चीजों के लिए नहीं, सही चीजों के लिए करना है ना। निर्णय लेने के में श्रमिकों को शामिल करना। जब भी, अक्सर देखा क्या जाता है कि जब भी श्रमिकों के बारे में निर्णय लेना है बट श्रमिकों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो यहाँ पे कहा गया कि भैया लिया जाए, उनको भी शामिल किया जाए। और एक निष्पक्ष एआई यूज को, यानी जब भी आप एआई को इंडक्ट कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, तो आप मजदूरों से भी बात कर लीजिए कि भाई हम एआई मॉडल लाने जा रहे हैं, आपको इसको सीखना होगा, नहीं सीखिएगा तो आपको रिप्लेस किया जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें की जा सकती है ताकि उनका भी स्किल जो है वो इनहांस हो थोड़ा सा। ठीक है, अभी तो गुड़ी गुड़ी बातें हैं। चलिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से अधिकार, यानी दक्षिण दक्षिण का मतलब क्या है? ये पूरा विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्थ, ये साउथ की बात हो रही है, साउथ। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह जो है, सिंगापुर, सबको छोड़ दीजिए। ये मेन 3 कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इस पे क्या है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग में हम क्या क्या चीजों पे और कौन से समान मुद्दे हैं उस पे हम सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे को, ये बात है। तो आधारित, दक्षिण दक्षिण सहयोग पे आधारित एआई का यूज का समर्थन करना। टारगेट बनाया है इन्होंने कि वन, जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो उनका डाउनफॉल हो रहा है, उसके कारण 1.2 बिलियन लोग की आजीविका खो जाने का खतरा है। यानी ये क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, तो लोगों की जॉब्स भी जा रही है, ऊपर से एआई आ गया है ना। तो एआई आपका दुश्मन नहीं है, आपके स्किल को इनहांस करेगा, कार्यों में थोड़ा सा एफिशिएंसी लेके आएगा। तो 2.4 बिलियन श्रमिक जो है खतरनाक गर्मियों के कारण, गर्मी की स्थिति से कांटेक्ट में है। तो यानी अगर गर्मी बढ़ेगी तो इसका असर इतने सारे लोगों पे होने जा रहा है जो डायरेक्ट रूप से इन पर असर पड़ने वाला है। तो ये कुछ दो डेटा है, आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज में, ये भी मेंस का पॉइंट है। अलग अलग मैं आपको पिक एंड चूज करना बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। आप जब तक इसको, मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपने इसको अपने आंसर में या मेंस के नोट्स में इंडक्ट नहीं कर पाए तो इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। अगर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। क्लियर? चलिए, एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की बात है, यानी वैश्विक आबादी, ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो उसके 83% लोगों के पास बुनियादी सुरक्षा का अभाव है। सोशल सिक्योरिटी में जोड़ सकते हैं आप इसको। अब आप बोलोगे सर कि एक ही टॉपिक में आप अलग अलग चीजें बता रहे हो। नहीं, मैं अलग अलग चीजें नहीं बता रहा हूं। यूपीएससी अब क्या कर रही है, जैसे मैंने बताया ना कि आप उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये जीएस थर्ड में पूछा जाएगा, पूछ लिया गया जीएस वन में।
ज्योग्राफी में पूछा जाएगा, आपने ये एक्सपेक्ट किया था, पूछ लिया गया एनवायरनमेंट में। आपने सोचा इकोनॉमी में पूछा जाएगा, पूछ लिया सेकंड पेपर में। यही तो यूपीएससी कर रही है ना। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक लिमिट के बाद यूपीएससी का भी लेवल बढ़ना ही था, तो बढ़ा भी है ना। चलिए, तो सुरक्षा जाल की कमी के कारण, यानी जो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, कार्यकर्ता विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। तो भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह का सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है हमारे पास, उसकी कमी है इसकी वजह से। तो ये सोशल सिक्योरिटी में आप डाल सकते हैं ये पॉइंट। आईएलओ का भूमिका क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि ये तो मोटी मोटी बातें हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। भूमिका वही है कि सामाजिक न्याय के लिए जो ग्लोबल लेवल पे जो गठबंधन नेक्सस बनाया जा रहा है, गठबंधन किया जा रहा है, उसके माध्यम से ब्रिक्स को सहायता करेगा। वो नीति का में, पॉलिसी मेकिंग में वो थोड़ा सा मार्गदर्शन करेगा, रिसर्च में, तकनीकी में थोड़ा कुछ अपना कंट्रीब्यूट करेगा, सहयोग प्रदान करेगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसको आप एक रफली दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन काम की चीज मैंने आपको यहाँ बता दी है। सभी लोगों ने इसको लिख लिया है, अंडरलाइन या टिक वगैरह कर लिया है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। अब धीरे धीरे मेरे जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, पढ़ के नहीं आइएगा तो दिक्कत होनी ही है, अब ये मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आशियान वाले पे, है ना। जहां जहां मैं प्रीलिम्स लिख रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, बार बार उसको देखते रहिए। बार बार देखिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए, आसियान और भारत का जो माल व्यापार समझौता है, ट्रेड जो है, गुड्स जो है, इंडिया, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। यूपीएससी आपको सिर्फ ये भी दे सकता है, हालांकि यूपीएससी करेगा नहीं ऐसा, फुल फॉर्म देगा उसका। डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। आसियान कंट्री कहाँ है? जैसे आसियान मैंने कहा तो बस ध्यान मोटे तौर पे आ जाना चाहिए, 1 सेकंड का 100वां भाग में आपका दिमाग क्लिक हो जाना चाहिए। तो भारत आसियान माल व्यापार जो समझौता हुआ उस पर एक संयुक्त बैठक की मेजबानी इंडिया ने की थी बेसिकली। तो इंडिया ने की, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। बट आसियान के बारे में जान लीजिए, 10 कंट्री का ये है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्री का, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, सब लोग, सब कंट्री इसी में आएंगे, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में। अब ये जो माल समझौता की बात हो रही है, भारत ने क्या किया ऐसे समझिएगा। भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन से, जो 10 देशों का जो संगठन है, इस संगठन के साथ कांटेक्ट, मतलब जो समझौता किया है, एग्रीमेंट जो किया है, वो इसी बेस, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से किया गया, ठीक है। तो 2009 में इस पर साइन भी हुआ है और 10 में ये लागू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए ये भी है इंपॉर्टेंट, बट अब ये इतना इजी लेवल पे यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन आपको करना है, ठीक है। तो समझौते का उद्देश्य क्या है? वही टैरिफ और जो व्यापार पर सामान्य जो गैट हो 94 का जो के अनुरूप सदस्य देशों पर आप जो टैक्स वैक्स लगाते हैं, तो सामानों को राष्ट्रीय उपचार प्रदान करके करने की आवश्यकता होती है। टैरिफ कम कर दो यार, सीधी सी बात है। यूनिवर्सल सोशल जो प्रोटेक्शन है वो सब करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। सोशल नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। जो नेशनल ट्रीटमेंट, एक जैसे कहते हैं ना, टू गुड्स ऑन अदर मेंबर कंट्रीज, इसको आप ऐसे समझिए कि 10 कंट्री है आसियान में, 10 देश आपस में जो व्यापार कर रहे हैं उस पर टैक्स तो लग नहीं रहा है। तो भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन से ही संपर्क किया कि भैया अब हमारे माल पे भी टैक्स ना लगाओ। इसीलिए बायलैटरल ट्रेड पे हमारा क्या है, ये बढ़ गया है पहले की तुलना में। और आसियान भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11% होल्ड करता है। तो आसियान भी इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेड। जैसे कि अब आप बोलोगे सर इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और ठीक है,
जैसे भारत बहुत सारे गुड्स जो है अमेरिका ने उस पर टैक्स लगाया है, 50% लगा दिया, 100% लगा दिया, भैया वो 500% लगा दे, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इस इनिशियल लेवल पे पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हमने उसके अल्टरनेट्स को डेवलप कर लिया, जैसे कि मेरा माल जो है वो गुलाबशाह अलवी जी को मैं सप्लाई कर रहा था, गुलाबशाह अलवी जी ने मेरा माल खरीदना बंद कर दिया या बहुत महंगा कर दिया, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन ये किया, ऑप्शन इसका अल्टरनेटिव क्या कि मैंने अदर्स को क्या किया, खड़ा कर लिया कि भाई मैं अपना माल उनको बेचूंगा। एक बार ये हमारी सप्लाई लाइन बन जाएगी ना, तो हमें भविष्य में अमेरिका की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखिए। तो अल्टरनेटिव होना जरूरी है, ताकि आप, हाँ बिल्कुल, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मिसबा जी लिख सकते हैं, बट फैक्ट के साथ। बिना फैक्ट के आप हवा हवाई बातें करोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर एग्जामिनर उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कंफ्यूज हो गया आपके आंसर से, तो लेने के देने पड़ेंगे, इसीलिए फैक्ट के साथ लिखो। यानी उसका फैक्ट कैसे है, एग्जाम्पल जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसका एग्जाम्पल दे दो, सबसे अच्छा तरीका। कोई भी लिख लो, आप लोग अपनी कॉपी में जॉट डाउन करो उसको, कोई भी आप लिखते हो, स्टेटमेंट देते हो, जैसे मान लो यार भारत और इंडिया और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, चलो ठीक है, भाई उसका कोई एग्जाम्पल दे दो। बुरे हैं तो एग्जाम्पल दे दो, संबंध अच्छे नहीं है, कुछ एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल से क्या होता है, आपके आपका जो स्टेटमेंट है ना, जो आपने जो दिया है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट वेरीफाइड हो जाता है। प्रूफ के साथ बात करना, बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर है? तो आसियान के बारे में डिटेल तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है पहले भी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्स्ट्राडिशन। ये प्रत्यर्पण की बात हो रही है। प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है, एक आतंकवादी है, आतंकवादी कार्रवाई करके दूसरे देश भाग गया, अब उसको वापस पकड़ के लाना है, अपने देश में मुकदमा चलाना है ना, इस तरह की बात। ये भी वर्ड एक्स्ट्राडिशन बहुत लाइमलाइट में आया। 26/11 का एक हमले का एक आरोपी था, उसको अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया, डिपोर्ट नहीं, उसको पकड़ के लाया गया। डिपोर्ट तो होना, भेजना होता है बेसिकली। जो एप्रोप्रिएट वर्ड है एक्स्ट्राडिशन, यानी प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक व्यक्ति, जो एक देश एक व्यक्ति को दूसरे देश को आपराधिक अभियोजन या एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए, सजा के लिए सौंपता है कि भैया ठीक है, यहाँ मैं घूम रहा था अमेरिका में, मैंने एक अपराध किया भारत में, मैं भाग के चला गया अमेरिका, अमेरिका भारत सरकार ने अमेरिका को चिट्ठी लिखी, भैया ये देखो अभिषेक नाम का लड़का है, उसको पकड़ो, वापस हमको सौंपो। ये तभी संभव है, अमेरिका हमारी बात तभी मानेगा जब हमारे दोनों देशों के बीच में ये प्रत्यर्पण संधि हुई हो। विदाउट संधि, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के साथ नहीं है, इसीलिए माल्या को लाना, और उसमें और भी इफ्स एंड बट है, जैसे कि कुछ कंट्री है जिसमें, मान लीजिए कि किसी ऐसी कंट्री में जाके बैठा हूं जिसमें कि मान लीजिए सजा, कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा, फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, और मैंने ऐसा अपराध किया कि मेरे देश में ये है, तो वो देश मुझे सौंपने में आनाकानी कर सकता है। तो फिर भारत सरकार को लिख के देना पड़ेगा कि ठीक है, मौत की सजा नहीं देंगे इसको, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, है ना। तो प्रत्यर्पण योग्य अपराध, ये टर्म्स मैंने इसलिए बताया आपको डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे देश इसी इस बात का बहाना मारते हैं, बनाते हैं कि भाई हमारे देश में तो है नहीं मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, हम इस व्यक्ति को देंगे, आप उसको मार दोगे, फांसी दे दोगे। हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि मार दो, लेकिन मार दोगे मतलब फांसी ही दे दो, जरूरी नहीं है, लेकिन हो तो सकती है। तो बहुत सारे देश बचते हैं ऐसा करने से, ठीक है। इसलिए प्रत्यर्पण योग्य अपराध कहा गया है यहाँ पे, ये टर्म्स इसीलिए मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है यहाँ पे। तो या तो एक प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित है कि या एक संधि के अभाव में दूसरे दोनों देश कम से कम 1 वर्ष का कारावास से दंडित, मतलब 1 साल का कम से कम मिनिमम होना चाहिए, तभी अब
6 महीने के लिए पॉकेट मारी के लिए मैं पॉकेट किसी का मार के भाग गया हूं, उसके लिए कम से कम मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। क्लियर? भारतीय ढांचा क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछिएगा कि सर ये प्री में इतना इंपॉर्टेंट क्यों, जो आप इतना आराम से पढ़ा रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत इसलिए है, ये भी समझिएगा, कुछ ऐसे टर्म्स पिछले 3-4 सालों में देखने यूपीएससी में देखने को मिला है, जैसे कि आपको पैरोल पे मिल गया एक वर्ड, ठीक है, या फिर कुछ और वर्ड, ऐसे ही आपको जो वर्ड मिल रहे हैं, ऐसे यूपीएससी जरूर इसका मतलब पूछेगा, और ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत वाले जो लोग हैं उनको निराशा होगी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो प्रत्यर्पण संधि ये जो है भारत का 1962 का ही है, इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है 1993 में। विदेश मंत्रालय जो है ये इसको इसके लिए नोडल अथॉरिटी है, यानी यही उसकी देख रेख करेगा। ऑब्वियस है कि किसी दूसरे देश से अगर मामला बन रहा है तो विदेश मंत्रालय ही देखेगा। 2 पॉइंट हो गया प्रीलिम्स के लिए। 48 देशों के साथ ये संधि हमने कर रखी है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश भी शामिल है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ नहीं है। चलिए, अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसका क्या ये है, क्या इसमें फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करता है ये? तो ये प्रत्यर्पण पर एक यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का मॉडल संधि है, 1930 का ही है, 1990 का ही है। इसके अलावा प्रत्यर्पण पर संधि संयुक्त राष्ट्र का मॉडल कानून 2004, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। एक तो प्रत्यर्पण पे है, एक्स्ट्राडिशन पे, दोनों ही मॉडल है। एक देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रीटी है एक में और एक में लॉ है। इसमें ट्रीटी है यानी संधि है, और इसमें मॉडल कानून की बात हो रही है। इसमें संधि है, मॉडल संधि है। फोकस दोनों का बना के रखिए। मैंने यहाँ पे इसलिए रोक कर फिर से बताना उचित समझा, आप लोग इसको ध्यान में नहीं रखोगे। ये ट्रीटी है और ये मॉडल कानून है, लॉ है। तो इतना आराम से मुझे बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में यही पूछेगा। इसके अलावा एक यूएन कन्वेंशन का ही है अगेंस्ट जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसके लिए, यानी सीमा पार संगठित अपराध के लिए। पेपर 3 आ गया आपका, जीएस 3 है, तो पेपर 4 हो जाएगा वो तो। और पेपर में पेपर 4 है, और नहीं तो ये जीएस 3 में आएगा, है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम आपके सिलेबस में है, ये इतना पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ भाई। ये यूएन का है सम्मेलन में, बिल्कुल। 22 में क्वेश्चन भी पूछा, फिर से पूछेगा, नहीं अब 25 में भी, 26 में भी पूछेगा। चलिए, तो प्रमुख चैलेंजेस क्या क्या है किसी अपराधी को पकड़ के लाने में, मार्ग में बाधा क्या क्या होती है? मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए मैंने बता दिया आपको, मेंस के लिए पॉइंट है ये। दोहरी अपराधिकता की खामी, यानी अपराधी उन राष्ट्रों में भाग जाते हैं जहां उनका कार्य दंडनीय नहीं है। कागज कार्रवाई और नौकरशाही में देरी हो जाती है। विश्व स्तर पर प्रत्यर्पण संधि की संख्या सीमित संख्या, बहुत ही 48 यार, 193 कंट्री है पूरे विश्व में, 48 देशों के साथ ही ये संधि ही है, कैसे चलेगा काम, है ना। तो बाय लॉ की अगर हम बात करें, तो बाय लॉ क्या है इसमें, प्रिंसिपल क्या है? रेसिप्रोसिटी की बात होती है, यानी पारस्परिकता। प्रत्यर्पण के लिए राज्यों के बीच में सहमति, आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है ये, बिल्कुल। अगर संबंध अच्छे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिना संधि के नहीं हो सकता, भले कितने ही अच्छे संबंध क्यों ना हो, है ना। दोहरी आपराधिकता, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों न्यायालयों में कार्य को अपराध होने की आवश्यकता होती है, यानी कि अपराध होने की, इसका मतलब है कि रिक्वायर्स द एक्ट टू बी अ क्राइम इन बोथ ज्यूरिडिक्शन, कि हाँ भाई, हम हमारे यहाँ भी पॉकेट मारी जो है अपराध है, उनके देश में भी है।
अब मैं मान लो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे भारत सरकार के खिलाफ एक बयान दे दिया, ठीक है, और दूसरे देश में ये ये अपराध नहीं है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल असाइलम मांग लिया। तो कनाडा वगैरह जैसे कंट्री में क्या है, वहां की गवर्नमेंट असाइलम दे देती है, संरक्षण दे देती है, ठीक है, बोले कि नहीं यार मोदी जी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो जल्दी से दूसरा देश तुरंत, हाँ भाई ठीक है आओ, आपकी जान को खतरा है ना। चलिए, मैक्सिमम लोग का कनाडा में एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि जिनको 5 साल या 2 साल का वो कबूतरबाजी करके गए हों, कबूतरबाजी का मतलब बिना वैध पेपर के, ठीक है, उसके बाद जब देखते हैं कि वो पकड़ में आ गए, अब उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, पर हमको तो रहना कनाडा में है, तो कहते हैं भाई भारत सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही है। अब उनके पास एक विकल्प है पॉलिटिकल असाइलम का, तो वहां की सरकार तुरंत दे देती है, भले भारत सरकार की बदनामी हो, लेकिन उनका उल्लू सीधा हो गया वहां पे, है ना, विदेश में रहना। चलिए ठीक है। दोहरा खतरा क्या है कि पहले से ही दंडित अपराधियों के लिए, अगर मान लीजिए कि ये प्रत्यर्पण को रोकता है, इसका कहने का मतलब कि यूएस में अगर मैं, इंडिया में मैंने अपराध किया, अपराध करके यूएस भागा और मैंने वहां भी अपराध कर दिया और मुझे यूएस की कोर्ट ने सजा दे दिया, जेल में बंद हो गया मैं, डेविड कोलमैन हेडली, उसका तहव्वुर राणा करके कुछ नाम था, बाद में उसने ये नाम रख लिया था, है ना, अमेरिकन नाम, ताकि शक ना हो किसी को। अब देखिए मजेदार चीज है कि भारत में छुड़भैया पार्टी जो है, मफलर छाप जिसको मैं कहता हूं अक्सर, गमछा छाप, है ना, उन लोगों ने बहुत डिमांड उठाई कि क्यों नहीं प्रत्यर्पण किया गया। भाई अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन अगर अमेरिका में उसको वहां की कोर्ट ने सजा दे दिया है, तो उसको हम भारत नहीं ला सकते, हाँ गवाही ले सकते हैं। तो अमेरिका ने हमें सहयोग किया भी था उस वक्त, है ना, गवाही दी गई थी, उससे उससे गवाही लिया गया था। चलिए ऑनलाइन ही लिया गया, लेकिन लिया गया। तो दोहरा खतरा क्या है कि भाई अगर उसको सजा वहां मिल गई है, तो फिर किसी दूसरे का, मान लीजिए यहाँ अपराध एक्स के लिए किया और वहां पे जाके मैंने वाई अपराध किया है, क्राइम कमिट किया है, तो एट दैट कंडीशन और मैं जेल में बंद हूं, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा मेरा। क्लियर। अभियोजन को प्रत्यर्पण और में निर्दिष्ट अपराधों तक ही सीमित करता है ये, मैंने कुछ ही सजा, कुछ ही अपराध में हम सौंपेंगे, हर अपराध में आपके देश में हुआ है तो अमेरिका सौंपेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई की बात करें तो न्याय संगत और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है ये, बिल्कुल, ये तो है ही। तो आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी, इस ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, पहले समझिएगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया, लिखना आपको सिर्फ ये है, बस ये पॉइंट यहां से यहां तक। क्लियर। बाकी ये सब यूपीएससी नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड कि भाई इसका डेफिनेशन लिखो, तो इसको इस पर लिखने के लिए पहले प्रत्यर्पण होता क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, वेरी गुड। थाईलैंड के साथ इन्होंने क्या किया है, भारत में अभी हाल में ही एक रणनीतिक साझेदारी, वर्ड ध्यान में रखिएगा, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए संयुक्त रूप से साइन किया है। यूपीपीसीएस के में पूछा जा सकता है ये, प्री में 12 अक्टूबर वाले में, 12 अक्टूबर है ना, और इसका महत्व क्या है, पहले हम, ये साझेदारी होती क्या है। गुलबशाह अलवी जी का एक सवाल था आई थिंक। चलिए, तो यह व्यापार, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और अन्य साझा जो कॉमन, जो हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट जो होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं, उस पर सहयोग पर आधारित एक
एक कम औपचारिक संबंध है ये। कम औपचारिक का मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपने लिख के नहीं दिया हमें, ये बात तो नहीं थी, चल जाएगा, एक इट्स अ गुड अचीवमेंट। ठीक है, नहीं उससे भी बढ़ के है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी से भी थोड़ा एक आगे लेवल की चीज है ये। ट्रैक टू में बेसिकली ऑफिशियल्स ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे, बट यहाँ पे ट्रेड भी हो रहा है, यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है, कॉमन इंटरेस्ट में भी बात हो रही है। सो इट इज द बियॉन्ड ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, तो मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, यानी की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वही, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ किन दो देशों के बीच में होता है ये, इस तरह के जो जो संबंध बनते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, रणनीति स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो दोनों देश, राष्ट्र जो है, नेशन जो है, एक स्वतंत्र, खुले, ओपन, समावेशी, इंक्लूसिवनेस, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का लक्ष्य रखते हैं, दोनों देश रखते हैं भाई। और वे आसियान केंद्रिता का जो यानी फोकस पे कौन रहेगा, आसियान रहेगा, इसका भी भारत भी करता है समर्थन, जिसका अर्थ है कि आसियान क्षेत्र में भू रणनीतिक और भू अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, भारत ने हमेशा आसियान का सहयोग किया है। ठीक है, तो थाईलैंड भौगोलिक यानी जोग्राफिकल इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस, तो थाईलैंड क्या है, भारत का एक समुद्री पड़ोसी है, तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये। अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री जो पॉलिसीज है, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति जो है, एक साथ अलाइंड हो जाता है। थाईलैंड का है ये एक्ट वेस्ट, ये थाईलैंड के हम वेस्ट में पड़ेंगे और भारत के ईस्ट में पड़ेगा थाईलैंड, है ना। थाईलैंड कहाँ पे, ये है थाईलैंड, और पड़ोसी देश भी है हमारा, अगर अंडमान निकोबार से देखें तो ज्यादा निकट जो है वो हमारा थाईलैंड पड़ेगा, है ना। चलिए, एक क्षेत्रीय सहयोग मंच भी है, यानी रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म भी है ये, तो थाईलैंड एक प्रमुख भारतीय भागीदार भी है। आसियान में जो का सदस्य भी है ये, बिम्स्टेक में भी आर्थिक सहयोग एक इनिशिएटिव लिया गया इसके साथ। तो अलग अलग कंट्री, अगर मान लीजिए कि एक ऐसा, ये तो बिम्स्टेक में भी है, अच्छा अब ये देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक और ये है आसियान, अगर दोनों कुछ देश दोनों में कॉमन होंगे, भारत तो दोनों में कॉमन है, थाईलैंड भी है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि दोनों ने अपने अपने मार्केट ओपन कर दिए, तो ये कोई कंट्री नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो थाईलैंड का माल जो है वो अन्य देशों में भी जाएगा, यानी जो ब्रिक्स है उनकी कंट्री में भी उनका माल आराम से चला जाएगा, बिना विदाउट एनी कोई बहुत हेवी टैरिफ के। ये बात समझ में आ रही है, चलिए, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या समझौता हुआ है थाईलैंड के साथ हमारा, तो एक लोथल पे में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद पर एक समझौता ज्ञापन हुआ था बेसिकली, ठीक है, एमओयू साइन हुआ था, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। अब एक चीज ऐसे समझिएगा, लोथल 26 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए, हड़प्पा वाला, तो आप इसको हिस्ट्री के, इसको अलग से मेंशन कीजिए, मुझे बताइएगा गुलाब शालवी जी, सबको बता रहा हूं कि एक जगह पे प्रीलिम्स का लिख के अगर रख लेते हैं आप लोग, तो मार्च तक में आराम से ये, फिर आप लोगों के लिए कोई पेनफुल काम नहीं होगा ये, पर ये अभी से कर रहे होंगे तब हो पाएगा, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 15 मैगजीन पढ़ना या उसको रिवीजन करना, वो मेंटली चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। पढ़ा हुआ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्कैटर्ड होगा, एक जगह, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगा।
कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर हम सब्जेक्ट वाइज कर लें, ये बेवकूफी कभी मत करना। भाई आपको प्रेजेंटेशन क्यों देना है कहीं पर पीपीटी में, ये टीचर्स का काम है, उनको छोड़ दो। आपके लिए क्या है, आपके लिए आपका प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है ना। चलो, और भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए और भी सब मेमोरेंडम साइन में हुआ है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। एक करेंसी बेस्ड को लेकर अगर बात करें कि भाई स्थानीय मुद्रा पर आधारित यूपीआई वगैरह की स्थापित करने की चर्चा थी, ठीक है, वो भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको मैंने क्या बताया, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ये क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर दो देशों के बीच में, मान लीजिए सऊदी अरब के बीच और भारत के बीच में अगर ऐसी कोई संधि हो रही है, तो रणनीतिक साझेदारी अगर हो रही है तो एक बड़ा अचीवमेंट है, हल्के में नहीं लिया जाएगा इसको, क्लियर। और मेंस में क्वेश्चन बनता है, और हर बार ये क्वेश्चन किसी भी कंट्री के साथ चिपका के दे दिया जाता है, आना ही आना है ना, हर साल देखिएगा ये वर्ड आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, बार बार मुझे पूछना पड़ता है आप लोगों से, सो जाते हैं आप लोग, या फिर मैं इतना अच्छा शायद पढ़ाता हूँ कि आप लोग खो जाते होंगे। अब विच वन इज, कौन सा सही है आप बताइए। चलिए, इंडिया का, भारत का विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ दावा, ठीक है। अब देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये इंडिया क्लेम कर रहा है। अब ये ज्योग्राफी में आएगा, आपसे पूछेगा यूपीएससी। वैगनर का सिद्धांत वगैरह भी है, बट उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आप लोगों के लिए नोट्स हिंदी में तैयार कर ही रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। चलिए, नवंबर तक सब मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता उनता करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, एक एक करके चलिए। क्या डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था, क्यों चर्चा में है, तो भारत ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तहत मध्य अरब सागर तक अपना दावा किया है कि भाई, दावा इसका है 10,000 किलोमीटर तक अपना बढ़ा दिया है। इसने पाकिस्तान के साथ एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए एक पहले दावे को भी इसमें एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब जरा सा समझिएगा, चलिए पहले मैं इसी टॉपिक पे रहता हूँ, फिर भूमध्य सागर पे हम बात कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, प्लस मैगजीन में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए, यानी भारत ने कहा कि भाई, इसका दावा है, ये भारत है, ये अरब कंट्री है, ठीक है, ऐसे समझिए। अरब सागर जो है ये इसका एरिया है। भारत ने कहा कि भाई यहाँ हिंद महासागर यहाँ खत्म हो रहा, तो ये पूरा एरिया तक मेरा है, ये अरब सागर, इसमें ये हमारा ही पूरा फील्ड है, ठीक है। और अब अपना दावा करने का मतलब क्या है, तो कोई भी यूएन का जो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो समुद्री संधि जो है, वो कहती भी है कि भाई किसी भी कोस्टल एरिया के पास से, उनका जो कोस्टल एरिया यानी इंडिया का जो कोस्टल एरिया, यहाँ से 200 माइल 200 माइल्स जो है तक ईईजेड होगा। तो मछली पकड़ना हो, खनन वगैरह एक्सकवेट करना हो, सब उस सभी रिसोर्सेज पे अधिकार किसका होगा, उस जो उसके पास वो कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यह क्षेत्र भूभाग से समुद्र तक फैला हुआ होगा, देश से विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है ये। यानी अब अफ्रीकन कंट्री लीजिएगा, यहाँ पे अरब है, तो ये 200 माइल तक तो कम से कम इंडिया अपना दावा कर ही सकता है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी। तो भारत ने 2009 में ये दावा किया था अपना, सीमा की महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, देखिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एक अलग कॉन्टिनेंट हो गया,
नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट हो गया, रशिया और चाइना एक कॉन्टिनेंट हो गया, है ना। चलिए, ऐसे मोटे तौर पर तो अलग अलग पीसेस में जो बटा हुआ ना, जमीन का टुकड़ा है ये बेसिकली। और सभी, अगर थोड़ा सा एंशियंट टाइम में जाएंगे, बहुत एंशियंट नहीं मतलब और भी पहले जाएंगे, तो ये सब एक ही, सब मिले हुए थे आपस में, गुथे हुए थे, जुड़े हुए थे आपस में, जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसी महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, उसकी सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है, CLCS। इसके समक्ष इन्होंने कहा कि भाई ये हमारा एरिया पड़ता है, देखो 200 वर्ग किलोमीटर, 200 माइल जो है मेरी कोस्टल एरिया से, वो मेरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने आपत्ति की, बोला ना 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 ना, ऐसे कैसे, ये तो मेरा भी है। तो इन्होंने सर्किट पे थोड़ा सा अपना दावा पेश किया। ठीक है, वेरी गुड, करने दीजिए। तो CLCS का निर्णय आया 2023 में, मार्च में आया, और कहा कि भारत के पूरे दावे को खारिज कर दिया, लेकिन देशों को संशोधित दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी। कि बोला नहीं यार, तुम्हारा इसमें पाकिस्तान भी आ जा रहा है, तो अपना तुम्हारा पहला दावा भारत का खारिज हो गया, और अब कहा कि नहीं, दूसरा नया दावा पेश करो। सर्कलिक क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने, अब सर्कलिक भी इंपॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई सर्कलिक पर विवाद है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो सर्कलिक के बारे में, एक ये 96 किलोमीटर का एक ज्वारीय मुहाना है। ठीक है, और अरब सागर में ये बहती है, दलदली एरिया है बेसिकली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत का गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र के बीच का एक मोटा सा हिस्सा बनता है इसमें, सर्कलिक वाला। ये अटैक करने की कोशिश इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था यहाँ पे, बाय द वे, जिसको भारतीय सेनाओं ने विफल कर दिया था। ठीक है, तो विवाद की प्रकृति क्या है। भारत चाहता है कि जो सीमा जो है, थलवेग सिद्धांत, थल जो थॉलवेग जो प्रिंसिपल है, उसमें कि जहां जहां नाव हम चला सकते हैं, उसका सीमा का पालन करें। पाकिस्तान ने तर्क किया कि भैया सर्कलिक नौगम में नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत इस पर लागू नहीं हो सकता। विवाद की प्रकृति यही है। पाकिस्तान को डर लगता है कि इंडिया अपना नाव लेके आ जाएगा, सेंधमारी कर देगा हम पर। ठीक है, चलिए, सेल्फ की सीमा क्या होती है, जो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में। तो इसका उद्देश्य है कि 200 मील जो माइल है समुद्री मील पर से परे महाद्वीपीय शेल्फ की जो बाहरी सीमा है, उस पर सबका अधिकार होगा। ठीक है, तो आयोग ने कहा, तो आयोग ये आयोग के बारे में यूपीएससी पूछेगा, जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, तो यहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र पर बेसिकली कानून जो है बनाया है, मतलब इस पे एक आयोग बनाया था समुद्री कानून पर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। सदस्य क्या है, तो 21 राज्य हैं, पक्षकार राज्य द्वारा चुने गए 21 सदस्य जो है इसके मेंबर होंगे। यानी कि जो जो कोस्टल एरिया को अपना मतलब जिन देशों के पास अपना कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया के कंट्री जो है उसके मेंबर होंगे। यूएन का है ना। अब शासन कैसे चलेगा, तो यूएन का जो नियम है वही चलेगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि एक आयोग बना दिया गया। तो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के वन और पर्यावरण जो मंत्री हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। सिफारिश क्या होगी, अंतिम होगी। नेचर क्या होगा सिफारिश का, जिन्हें अगर ये आयोग कुछ सिफारिश करता है तो वो अंतिम होगा, और तटीय राज्यों पर बाध्यकारी होगा, यानी फोर्सफुली होगा, मानना ही पड़ेगा। हम नहीं मानेंगे ऐसी वाली बात हो नहीं सकती। क्लियर। चलिए, सचिवालय क्या है, तो महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इनका जो ऑफिस है, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ही देते हैं कि चलो ये एक ऑफिस अपना खोल लो। कुल मिला के ये जमा खर्च। अब जितने अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, इसको समझ लीजिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा अभी तो खत्म हो गया है भाई, तो अब इस पर
भारत ने रोक लगा दी है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं आगे मंथ्स में, जो नेक्स्ट जो कमिंग मंथ है उस पर हम ये भी देख लेंगे कि हाँ ये भारत ने अब उसको सुविधा जो है उसको रोक दिया, लेकिन अभी है क्या क्या नहीं है वो देख लेते हैं। अप्रैल मंथ का है ना ये। भारत ने आधिकारिक तौर पर भारत के माध्यम से बांग्लादेश के निर्यातों के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। वापस ले ली ट्रांसशिपमेंट क्या है ये देखिए, ऐसे समझते हैं इसको। ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, हमारा मतलब उनका बांग्ला जो भी है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये तीन तरफ से तो बेचारा ये घिरा हुआ भारत से, और ये पूरा समुद्र वाला रास्ता है, ठीक है। तो जहां यूरोप में जाना होगा तो इतना घूम के अगर अपना माल बेचे, या घूम कर आप चाइना में भेजे, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका हर सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। यानी 10 रुपए का रुमाल जो है वो 1,000 रुपये हो जाएगा या 100 रुपये हो जाएगा। और जहां इसका कॉस्ट बढ़ा, मार्केट खत्म, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसशिपमेंट तो भारत ने से जो संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था कि भाई कोई बात नहीं, आप अपना माल हमको दीजिए, हम अपने रूट से ले जाएंगे, आपके आपके माल को पूरा यूरोप में बेच देंगे। तो भारत को पहले से पता था। अब मजेदार चीज सुनिए, भारत को ये पहले से पता था कि बांग्लादेश का माल कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि भारत ही भेज रहा है। अब ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा फैसिलिटी खत्म हो गया, जैसे उन्होंने खत्म किया, तो उन सभी जो ग्राहक बैठे हैं इनके कस्टमर बांग्लादेश वाले, भारत ने उनको अपना अपना माल सब सप्लाई कर दिया। ये लो, या तो इन कस्टमर के पास चॉइस है कि आप बांग्लादेश के लिए वेट करो, महंगा सामान लो, या फिर उसी कॉस्ट पे हम आपको अपना माल बेच रहे हैं। तो कितने की चपत लगी, कुछ समझ में आया? जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था रातों रात भारत से भी ज्यादा होने लगी थी, मतलब कि ग्रोथ रेट, अब कहाँ है, समझ में आया कुछ? चलो, 2020 में ये समझौता हुआ था कि बांग्लादेश को यूरोप, पश्चिम एशिया, अन्य गंतव्यों के लिए, डेस्टिनेशन के लिए शिपमेंट जो है भारतीय बंदरगाहों से ही होगा, ठीक है। वापसी का कारण क्या है, भारत ने बताया कि बंदरगाह और हवाई अड्डों पर भारी भीड़ जो है, भीड़ और तकनीकी तार्किक समस्याओं का हवाला दिया कि भैया हम अपने नहीं भेज पाएंगे भाई ये सामान, संबंध खराब हो गए, उन्होंने किए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो राजनीतिक संदर्भ में बात करें तो यह कदम मुख्य जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की टिप्पणी आई थी, जिसमें दावा किया गया कि बांग्लादेश हिंद महासागर के सभी का एकमात्र संरक्षक है। इन्होंने बड़बोलेपन में बोल दिया, जोश में आके, भारत की भूमिका को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में खारिज कर दिया कि भैया क्या बांग्लादेश के पास कोई नेवी है, नेवी का नाम पे एक जहाज होगा कोई टूटा फूटा, ठीक है। टूटा फूटा क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि भारत के बिना वो उसकी का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं नेशनलिज्म के आधार पे नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तर्क के आधार पे कह रहा हूं। चलिए, बहुत नेशनलिस्ट भी नहीं हो सकता मैं, ठीक है, जिनको लगता है मेरे बारे में वो गलत लगता है। चलिए, तो आईओआर में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका क्या है, यानी कि सबको, जो छोटे कंट्री है उन सबको सुरक्षा हम दे देंगे। भारत का आईओआर में जो इंडियन ओशन रिजीम जो है, हिंद महासागर का जो रिजीम है, इस रिजीम में 7,500 किलोमीटर लंबा जो है कोस्टल एरिया है भारत का। मलक्का जल मरुमध्य और बॉब अल मलदेव जो है जैसे प्रमुख चोक पॉइंट से ये बहुत ही क्लोजर, भारत क्लोज में है। अब इससे दो वर्ड याद रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट, इसको पकड़ लीजिए, मलक्का स्ट्रेट, प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए। दूसरा, बॉब अल मंदेव, प्रीलिम्स।
तो इसमें महासागर दृष्टि, भारत का महासागर दृष्टिकोण है 2025 का 15 वाला जो है, सागर सिद्धांत का विस्तार का शामिल है इसमें। यानी समुद्री सुरक्षा हम दे देंगे आपको, संचार कम्युनिकेशन की रक्षा करना है, समुद्री डकैती है, तस्करी है, सबके अगेंस्ट भारत ही ऑपरेशन और मिशन चलाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी महासागर दृष्टि आएगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 2026 के लिए, अभी मैं बताता हूं। एकदम आना है आईएएस में, लिख के रखिए। मानवीय सहायता की बात करें तो संकट में तुरंत क्विक रिस्पांस भी करता है। जैसे हिंद महासागर में मालदीव जल वगैरह है, सुनामी कहीं आ गया किसी कंट्री में ना, श्रीलंका का आर्थिक संकट, सब में मदद किया है उन्होंने। तो चैलेंजेस क्या है, वहां पे चीन अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति की। उदाहरण के लिए बांग्लादेश का जो राजनीतिक अशांति वाला एरिया, तो उससे भारत भी इफेक्ट हो रहा है डेफिनेटली। गैर पारंपरिक खतरे जैसे गोल्डन क्रिशन जो है और गोल्डन ट्रायंगल, ये भारत है, यहाँ पे बना है चांद, गोल्डन क्रिश्चियन और गोल्डन ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ये आपका आसियान कंट्री में। ये दो वर्ड याद रखिएगा, कौन कौन से देश आते हैं इसमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये लिख लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं गोल्डन क्रिश्चियन के लिए, ट्रायंगल के लिए सॉरी, है ना। तो ये नशीली दवाओं की तस्करी से बहुत निकटता है, तो कभी भी भारत में ये नशीले पदार्थ जो है मैक्सिमम जो खेप है वो यहीं से आ जाता है, दोनों इलाके में। इसलिए भारत में आपको देखने को मिलेगा चर्ची लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और रीजन यही है। पाकिस्तान के थ्रू आते तो पाकिस्तान में भी कम चर्ची लोग तो है नहीं, है ना, सूखा हल्का वाला नशा है ना, फिर लगेगा कि चलो हम भारत को जीतने निकलते हैं। हाँ, इसी टाइप का कुछ। क्लियर है। चलिए अब एक थोड़ा सा बियॉन्ड जाके, हालांकि मैं इसको आने वाले समय में बताऊंगा। भूमध्य सागर, इसको भूमध्य सागर, इसके बॉर्डर का जो नेशन है, रेड सी, ब्लैक सी एंड ब्लैक सी, इसको अच्छे से कर लीजिएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी भारत ने क्या किया है, सप्लाई चेन जो है उनका, एनर्जी जो सप्लाई चेन था टर्की का, या मैं कहूँ कि एर्दोगान का, उसको उड़ा दिया है। ठीक है, स्थिति बहुत विकट हो गई है उनके लिए, बैकबोन पे मतलब कमर ही टूट गई। ये कहाँ हुआ है, भूमध्य सागर में। अब जब भूमध्य सागर में हुआ है तो भूमध्य सागर इंपॉर्टेंट हो गया, और ये भारत द्वारा इनिशिएट लिया गया ये पहला ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लिया गया है। ये बॉर्डर नहीं कहूंगा, इंटरनेशनल एरिया पे लिया गया है, भारत से, भारत की भूमि से बाहर लिया गया है। वेल नोन मतलब ये घोषित रूप से किया गया है। घोषित रूप से तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन घोषित रूप से किया गया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का, अचीवमेंट कहूंगा मैं। ये वही टर्की है जिस पर जहां भूकंप आया था तो भारत ने आटा दाल चावल भी दिया था, लो भैया खा लो कुछ, भूखे हो गए, है ना। फिर इन्होंने पाकिस्तान को अपने ड्रोन दिए कि भैया हमारा ड्रोन दुनिया में नंबर 1 है। उनका ड्रोन तक लॉक हो चुका है, भारत ने हैक करके उसको निपटा दिया है, वो चलेगा ही नहीं। हाँ, चलिए तो वॉरफेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, वॉर थिएटर के बारे में, कि उसका तरीका पूरा बदल गया है। कुछ याद होगा, अग्निवीर, अग्निवीर आप बहुत सारे लोग कर रहे थे, अग्निवीर चिल्ला रहे थे, जॉब नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा था सेना जॉब के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पूरा थिएटर अब पूरा एंगल ही बदल चुका है कि आमने सामने की लड़ाई अब होती कहाँ है। जी, मिसबा जी का कमेंट आ गया है, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, एलएमटी, एल एलएनटी का तो नाम सुना ही होगा। यहाँ पे लिख लीजिए, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, और ये लाओस हो गया। एलएमटी कर लीजिए, एलएमटी। भारत में जो सरिया वाला जो कंपनी है उसका नाम है एलएनटी, है ना, लार्सन एंड टूब्रो वाला। तो यहाँ पे एलएमटी कर लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा।
काम बन गया। पीसीएस में ये पूछ लेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी क्या है? रेड सी में जिबूती है, इरिटिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरबिया, सऊदिया है। सऊदिया, वाह क्या बात है। सऊदिया कौन सा कंट्री है भाई? सऊदी अरब होगा ना। हाँ, सऊदिया, वाह। एंड सूडान है, यमन है, ठीक है। एंड ब्लैक सी में जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, टर्की एंड बुल्गारिया, ठीक है। वीडियो जब मेरा लग जाएगा यूट्यूब पे तो वहां भी कमेंट कर देना ये, ठीक है। कॉपी कट सभी लोग कर देना। अब देखता हूँ कि कितने लोग कर रहे हैं, कम से कम जितने लोग हैं यहाँ पे उतने तो कमेंट आने चाहिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं एक नया टॉपिक पे। बांग्लादेश हो गया हमारा। हार्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप, अच्छा ठीक है, हार्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप प्रीलिम्स के लिए कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी हार्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए भी पारस्परिक 10% की टैरिफ की घोषणा की। कहा मुक्ति दिवस भी कहा इसको, यानी हेवी जो टैरिफ अमेरिका इंपोज कर रहा था उसको 10% कर दिया छोटे कंट्री के लिए, ठीक है। ये हार्ड इंपॉर्टेंट ये नहीं कि टैरिफ कम की, इंपॉर्टेंट ये कि ये है कहाँ। तो ये जो द्वीप है दोनों दक्षिणी महासागर में निर्जन अंटार्कटिका, उप अंटार्कटिका द्वीप है ये। कोई मानव आबादी है नहीं वहां पे, 50-100 लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो इन द्वीपों का प्रशासन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एकमात्र यहाँ पे ज्वा ज्वालामुखी जो है, जो एक्टिव है, सक्रिय उप अंटार्कटिक द्वीप द्वीप है, जो भूवैज्ञानिक रूप से बात करें या हिमनद प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का एक सोर्स है, यानी अध्ययन वगैरह का वहां पे जाकर रिसर्च वगैरह करना है तो कर लीजिए, है ना। यूनेस्को ने भी मान्यता दे रखी है दो दिनों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में लिस्टेड किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए 2026 यूपीएससी आईएएस, ठीक है। अब मत पूछिएगा कि सर आपने पहले नहीं बताया था, ढंग से नहीं बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया खत्म। अर्थव्यवस्था पे हम कल चर्चा करेंगे, कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूंगा। क्लियर? कोई डाउट है आप लोगों का तो यू कैन आस्क, बताइए जल्दी से, यस या नो कुछ भी लिखिए, जो भी आप लोगों का डाउट वगैरह है। क्लियर है? ओके सर, या अरे ये क्या हुआ? नो डाउट यस या नो के लिए लिखना था, अब ओके सर का क्या मतलब निकालूं मैं? अच्छा ठीक, चलिए ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। ओके मिस भाजी, वेलकम।